पढ़ते हैं या हम कहते हैं यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक पक्ष बता दिया जाएगा। लेकिन मेरे को पता नहीं क्या मेरा नेचर है या हम गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि जितना हम उसे उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को वहाँ क्लियर कर सकते हैं, उतना हम कर दें, ताकि बाद में कोई भ्रम की स्थिति ना रहे। जैसे मैंने आपको बताया था, ऋषि पाराशर के अनुसार हम दशम भाव से पिता को नवम भाव से पिता को देखते हैं, लेकिन अन्य ऋषियों के मत से क्योंकि चतुर्थ भाव माता का है, तो हम दशम से भी पिता को देखेंगे। फिर इसके अलावा जैसे अब यहाँ पे लिखा है छठा भाव मामा, मौसी, चाची, फूफा का है। मानो मौसी का है, अब आपको अपनी मौसी देखनी तो आप छठे भाव से देखेंगे। एक ये एक केवल एक सामान्य बात हो गई, लेकिन हम मौसी के लिए बुध को देखेंगे, बुध की स्थिति क्या है। हम मौसी के लिए ये भी देखेंगे कि छठे भाव का को स्थान दिया गया है मौसी का, तो छठे भाव का स्वामी कहाँ जाकर बैठा है और वो किस स्थिति में है, वो किन किन प्लैनेटों से युति कर रहा है, उस पर किस किस का दृष्टि संबंध आ रहा है, क्या वो शुभ अवस्था में है, क्या वो हम मौसी हमारी हेल्प करेंगी। ठीक है? इस तरह से भी देखेंगे। यानी इस भाव पर तो हम केवल दृष्टि डालेंगे क्योंकि ये मौसी का है। लेकिन यहाँ का प्लैनेट जाकर कहाँ जाकर बैठा है, तो मौसी के फल का कथन वह भी करेगा। जिन-जिन ग्रहों से युति बनाएगा, वह फल उससे भी फल कथन होगा, और जिन-जिन ग्रहों से दृष्टि संबंध बनेगा, उनसे भी फल कथन होगा। और बुध को हम स्पेशली स्त्री के लिए देखते हैं, जैसे कि बुआ हो गई हमारी, मौसी के लिए भी देखेंगे हम, कोई बहन हो गई या कोई भी बेटी समान इत्यादि। तो हम उन उन सब चीज़ों को लेकर के तब हम पूर्ण रूप से फलित कर सकेंगे। एक और बात मुझे बतानी थी, जैसे अब हम चलते हैं कारकत्व की तरफ। 1 मिनट, कारकत्व की तरफ। अब कारक में हमें बताया गया है कि सूर्य पहले का, नवें का और 10वें का कारक है। पहले भाव में देखिए सबसे पहले सूर्य लिखा है, कारक सूर्य। फिर नवें भाव को देखिए, कारक सूर्य पहले लिखा है, और 10वें में भी आप देखिए इस चित्र में जो हमने एक चार्ट बनाया है, उसमें कारक सूर्य पहले लिखा है। यानी इन इन भावों का सूर्य कारक है। अब आप कहेंगे जी कारक क्या होता है? कारक से मतलब है कारकत्व। इस सूर्य ग्रह को इन इन स्थानों का कार्य दिया गया है। ठीक है? जैसे मैंने उस दिन एक उदाहरण दिया था, मानो आप किसी स्कूल में टीचर हैं, उस स्कूल में कुछ मेड हैं और मेडों को या स्वेपर वगैरह को उनको कार्य दिया गया है कि इस क्लास की सफाई तुम करोगी, इस क्लास की सफाई तुम करोगी और इस क्लास की सफाई तुम करोगी। तो यानी वह कार्य क्षेत्र उस व्यक्ति विशेष के संपर्क में आता है, उसको सिर्फ उतना ही कार्य करना है। तो ये हो गया एक तरह से, मतलब मैं अपनी भाषा में समझाने का प्रयास कर रही हूँ। उसका और भी बहुत कुछ अर्थ हो सकता है। ठीक है? तो हमने देखा सूर्य पहले भाव का, नवम भाव का और दशम भाव का कारक है। ठीक है? अब कारक से मतलब ये हुआ कि जब सूर्य की दशा चलेगी, मतलब जब हम दशा देखते हैं, विष्णोत्तरी दशाएँ देखते हैं, अंतर देखते हैं, प्रत्यंतर देखते हैं, तो मेनली मैं जो कह रही हूँ बड़ी दशा की बात कर रही हूँ, जो सूर्य की विष्णोत्तरी दशा चलेगी, तो अब सूर्य किस-किस का फल कथन करेगा? सूर्य पिता को दर्शाता है, सूर्य हमारे हृदय को दर्शाता है, सूर्य किन-किन जगह का कारक है, यानी प्रथम भाव, नवम भाव और दशम भाव से संबंधित फल पहले प्राप्त होंगे। यानी जो भी फल कार्य करेगा सूर्य, इन इन भावों पर करेगा। अब मोस्टली लोग क्या देखते हैं, गोचर देखने लगेंगे या कुछ राशिफल देख लिया, कहानी खत्म हो गई। गोचर का प्रभाव भी हमारे प्लैनेट कैसे जन्म कुंडली में बैठे हैं उसके हिसाब से पड़ता है। ठीक है? दूसरी बात मैंने ये कही कि वैसे जो हमारी चंद्र गणना के आधार पर जो जितने भी एस्ट्रोलॉजी ऐप बने हुए हैं या जितनी भी हम दशाएँ, अंतर्दशाएँ वर्तमान में देखते हैं, वो चंद्र गणना के आधार पर देखते हैं। सौर्य गणना के आधार पर जो देखी जाती हैं, वो होती हैं उसके काशी में वो कुछ पंडित हैं जो सूर्य सिद्धांत के अनुसार देखते हैं, और लेकिन उसमें होगा क्या कि मानो इस समय आपकी केतु की दशा चल रही है, लेकिन वो उतने वर्ष वो एक दशा आगे दिखा देगा। मतलब अगर हम सूर्य सिद्धांत को फॉलो करते हैं, तो मानो इस समय हमारी एक जो भी दशा चल रही है जिस भी ग्रह की, तो उस जगह दशा को छोड़ करके वो आगे की दशा दिखा देगा कि अब ये दशा चल रही है। यानी समझ लीजिए अगर आपकी आयु 70 वर्ष दिखा रहा है, तो सूर्य सिद्धांत के अकॉर्डिंग 60 वर्ष हो गई, यानी उतने वर्ष कम हो गए। तो वैसे ज़्यादातर लोग जो है चंद्र दशा के अकॉर्डिंग, या मतलब कहेंगे कि चंद्र गणना के अनुसार, क्योंकि जितने भी ऐप बने हैं अत्याधुनिक,
वो चंद्र गणना के आधार पर करते हैं। तो हम फिलहाल जी क्योंकि ज़्यादातर लोग उसी पे करते हैं, उससे देखना भी सहज है और कोई बहुत ही प्रकांड पंडित हो या काशी के कुछ विद्वान हैं या कुछ काशी विश्वविद्यालय में भी जो कुछ प्रोफेसर हैं, सूर्य सिद्धांत पर आधारित, सूर्य गणना पर आधारित जो है विष्णोत्तरी दशाएँ, अंतर्दशाएँ निकाल रहे हैं। कुछ इस तरह का मतलब वो एक अपना पंचांग बना रहे हैं। ठीक है? तो वो एक अलग विषय हो गया, लेकिन मैंने आपको इतना बता दिया कि अगर हम सूर्य सिद्धांत के आधार पर, सौर गणना के आधार पर विष्णोत्तरी दशाओं का ये जो अंतर करते हैं या संबंध करते हैं या उसको समझते हैं, तो उसमें वो आगे की दशाओं को दिखा देगा। यानी उतने वर्ष आपकी आयु या समय बदल गया। जैसे मैंने कहा अभी केतु की दशा चल रही है, ये हमारा चंद्र गणना से हुआ, लेकिन अगर हम सौर गणना से देखते हैं, तो उसमें एक दूसरे जो उससे आगे का ग्रह यानी वो शुक्र की दशा को दिखा देगा। ये बात मैंने यहाँ क्लियर कर दी, लेकिन मैं जो आपको बताऊँगी, सीखना दिखाऊँगी, वो चंद्र गणना के अत्याधुनिक जो आजकल सिस्टम सब लोग फॉलो करते हैं, उसके आधार पर ही सिखाऊँगी क्योंकि अभी मुझे उसे ही सिखाना चाहिए। वैसे मैंने उसके बारे में बता दिया, फिर उतना टाइम आप कम कर लीजिए यानी एक दशा आप आगे चल के आप फल कथन कर लीजिए, ठीक है? तो वो उस प्रकार हुआ। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे थे कि सूर्य प्रथम भाव का कारक हुआ, नवम का हुआ और दशम का हुआ। तात्पर्य ये हुआ कि सूर्य जिन-जिन भावों का कारक है, जो हमारी विष्णोत्तरी दशा में जब सूर्य की दशा आएगी, तो पहले भाव से संबंधित, नवम भाव से संबंधित और दशम भाव से संबंधित फलों की हमें प्राप्ति होगी। अब वो चाहे शुभ अवस्था में हो अथवा अशुभ अवस्था में हो। क्या आपको समझ में आ रहा है? हेलो? जी, आ रहा है। जी, हाँ जी, जी आ रहा है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। इंदु जी, आज आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे? रमा मैम, आप कर सकते हो? अच्छा, हो रही है, मुझे दिख नहीं रही ना इसलिए मैंने पूछा। चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत-बहुत जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने एक ये बात तो समझ ली। क्यों? क्योंकि जब हम फल कथन करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, अरे सूर्य की दशा चल रही है, ज़रूर पिता-पुत्र अगर अशुभ अवस्था आ गई तो पिता-पुत्र में मतभेद हो गया या कुछ हार्ट की प्रॉब्लम हो गई या सूर्य हमारी राजसत्ता और प्रशासनिक स्तर को दर्शाता है, हमारी समाज में प्रतिष्ठा को दर्शाता है। लेकिन वो शुभ और अशुभ अवस्था की बात होगी या ये कहें कि किन-किन स्थानों का कारकत्व है, उससे संबंधित फल वो हमें प्रदान करेगा। जब उसकी दशा चलेगी तो वो सूर्य हमें सिर्फ उस भावों से संबंधित फल को प्रदान करेगा। अब हम ये हमने देख लिया दशा को देखने का तरीका। अब हम आगे चलते हैं नवग्रह के कारकत्व। जैसे सूर्य किसका कारक है? आत्मा का कारक है। सूर्य दर्शाता है कि आपकी आत्मा कैसी है। यानी अगर सूर्य राहु केतु के संपर्क में है तो आत्मा पर कहीं मतलब कह सकते हैं बाँधा है, कोई प्रेत पीड़ा भी हो सकती है, राहु केतु शनि के संपर्क में आ गया कहीं या कोई मतलब नकारात्मकता भी हो सकती है या आपकी आत्मा कितनी पवित्र है, ये हम सूर्य से देखते हैं। अगर सूर्य की दशा अच्छी जाती है तो व्यक्ति की आत्मिक उन्नति होती है, वो आध्यात्मिक यात्राएँ करता है या हम ये कह सकते हैं हम कि वो सूर्य को जल देगा, वो सुबह टाइम पर उठेगा, वो मेडिटेशन करेगा, यानी कहीं न कहीं उसका सूर्य अच्छा है। सूर्य जब अच्छा होता है ना, उसका ऑरा बड़ा तेजवान होता है, वो व्यक्ति का उसके चेहरे पे बड़ा तेज होता है और बहुत जल्दी उसका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा बन जाता है। लोग उससे प्रभावित होते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, उसके पास जाते हैं और उसका ऑरा कुछ ऐसा-सा होता है कि लोग उसके मतलब उसको सुनना चाहते हैं, उसके पास जाना चाहते हैं या उसका फ्रेंड सर्कल अपने आप बनता चला जाता है क्योंकि वो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। ठीक है? आत्मा को दर्शाता है, हमारे पिता को दर्शाता है, पैतृक संपत्ति को दर्शाता है, यानी अगर सूर्य कहीं कमज़ोर है, तो पिता से नहीं बनेगी, पिता से संबंध खराब होंगे या हमें पैतृक संपत्ति में परेशानी आएगी। जैसे मैंने कहा सूर्य कहीं राहु केतु के संपर्क में आ गया, तो अगर वो अशुभ अवस्था में है। देखिए, मैंने उस दिन आपको एक चीज़ बताई थी कि चंद्रमा, बुध और बृहस्पति सौम्य ग्रह हैं। सौम्य से मतलब इनका स्वभाव सुशील है और जो वो है क्या कहते हैं सूर्य, शनि, राहु, केतु इनका स्वभाव क्रूर है, पर क्रूर से मतलब ये नहीं है कि ये सबके लिए अशुभ है। शुभत्व और अशुभत्व अलग बात हो गई और सौम्यता और क्रूरता एक अलग बात हो गई। वो नेचर है, स्वभाव है कि व्यक्ति थोड़ा क्रूर कठोर स्वभाव का है और ये थोड़े सौम्य स्वभाव के हैं। तो अब जिससे सूर्य अगर लगन में बैठा होता है तो होता क्या है कि अगर लगन में बैठा है वो और कहीं उस पे राहु केतु का प्रभाव आ गया, तो ऐसा व्यक्ति बाल्यकाल से ही
अर्निंग करने लगता है। मतलब अर्निंग से मतलब है कि उसका पिता से कोई सहयोग मिल नहीं पा रहा, तो वो एक तरह से 16-17 साल की अवस्था में ही कहीं कुछ काम-वाम करने लगा, ठीक है? तो ऐसा व्यक्ति स्वाभिमान से जीता है, जिसका सूर्य लगन में हो, ऐसा व्यक्ति जो है क्या कहते हैं, स्वयं अर्निंग करके अपना जीवन यापन करता है और स्वाभिमान इतना भरा होता है कि वो सुनता नहीं है। मर जाए, कूट जाए, कुछ भी हो, लेकिन वो किसी को सहन करने की स्थिति में नहीं रहता, मतलब गलत बात नहीं सहन कर पाता। और अगर सूर्य अगर लगन में है तो वो उसका ऑरा तो वाक़ई में इतना अच्छा होगा कि लोग उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे, उसके बारे में जानना चाहेंगे, उसके पास जाएँगे, ठीक है? पैतृक संपत्ति को दर्शाता है, सरकार और राज्य को हम सूर्य से देखते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि छठा घर हमारी मौसी का है, लेकिन अगर हम मौसी को देखेंगे तो हम बुध की स्थिति भी देखेंगे। हम ये देखेंगे छठे घर का स्वामी जाके कहाँ बैठा है, किन ग्रहों के साथ तो युति कर रहा है, किनसे उनका दृष्टि संबंध बन रहा है, क्या वो हमें लाभ दे सकता है? मतलब इस प्रकार से देखेंगे। और आपको उस दिन ये भी बताया था मैंने 6, 8, 12वें भाव को हम त्रिक भाव में गिनते हैं और जिसमें तीसरा भाव भी या 11वें भाव भी हमें हानि पहुँचा सकता है। यानी वो भी कुछ पार्ट होता है। और मैंने ये भी बताया था, ये चीज़ें आप टिप्स पर याद रखो कि दूसरा और सप्तम जो है मार्केश है, जिसमें द्वितीय भाव प्रबल मार्केश है और सप्तम भाव भी मार्केश है। मतलब इनकी दशाओं अंतर्दशाओं में व्यक्ति को कष्ट होता है, ठीक है? अब यहाँ पर हम जैसे सूर्य के बारे में हमारा शाही अंदाज को दर्शाता है। मैंने बताया ना कि वो जो है उसकी सोच कैसी होगी, उसकी सोच ऐसी होगी कि आप कहेंगे अरे बता इतना सा बच्चा क्या सपने बात कर रहा है हवाई जहाज में उड़ने की। लेकिन ना केवल उसकी सोच होगी, वो आप देखिएगा वो धीरे-धीरे आगे चल के वो प्रयत्न भी करेगा। मतलब कहने का मतलब एक शाही उसकी सोच शाही अंदाज राजाओं जैसी होगी। वो राजाओं की भांति सोचेगा, वो छोटी बात नहीं सोचेगा, वो ऊँचा उठने की सोचेगा। एक सम्मानित पद, प्रतिष्ठा, अधिकारी को दर्शाता है। उसके व्यक्ति के अहंकार को भी दर्शाता है। भई हमारे वो अपने आप से तो स्वाभिमानी है, लेकिन अगर राहु केतु के संपर्क में है तो वो अहंकारी भी हो जाएगा। ठीक है ना? यानी स्वाभिमान और अहंकार होना अलग-अलग बात है। स्वाभिमान होता है अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए लड़ना और अहंकार हो जाता है कि भई उसमें झूठा अहंकार घुसा हुआ है, बस वो अपने आप को ही सब कुछ समझता है इत्यादि। ठीक है? आत्मबल को दर्शाता है आपके स्वाभिमान को, आत्मबल को, मनोबल को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति को शमशान में भी खड़ा कर दो जिसके सूर्य लगन में बैठा और डरेगा नहीं बिल्कुल भी। आगे चलो, उच्च विचारों को दर्शाता है व्यक्ति के। अपना प्रभाव उसका जो प्रभाव इतना तेज देखिए मैं यहाँ पर हो सकता है ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर आपको लगे ना हम शॉर्ट में बात कर सकते हैं तो हम शॉर्ट में समझा देंगे। लेकिन क्या है कि यहाँ पे हम साथ के साथ ना केवल कारकत्व को समझ रहे हैं, हम सूर्य के बारे में भी समझ रहे हैं, ठीक है? कि हम क्या समझ रहे हैं कि सूर्य से हम क्या-क्या देख सकते हैं? व्यक्ति का रुतबा देख सकते हैं, उसका प्रभाव देख सकते हैं, उसका पराक्रम देख सकते हैं, कि वो अपने स्वाभिमान के लिए कितना लड़ेगा, उसकी अपनी खुद की आत्मा कितनी मजबूत है। उसके स्वास्थ्य को दर्शाता है कि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, ठीक है? जीवन का स्रोत है, जीवन संचार है, क्योंकि सूर्य क्या है एक आत्मा है, एक तेज है, ठीक है? और अगर वो अच्छी अवस्था में है तो उसे बहुत कुछ दे सकता है, व्यक्ति अपने आप में बहुत मजबूत होता है मनोबल से, आत्मा मजबूत होती है उसकी, ठीक है? सूर्य का मतलब वो बड़ी से बड़ी रिस्की कंडीशन से को फेस कर लेता है। ठीक है? कई लोग आपने देखा होगा कोरोना में जो है ना क्या कहते हैं, गए और वो उन्हें कोरोना था या नहीं वो तो बात की बात है, वो डर से ही मर गए, ठीक है? लेकिन जिसका सूर्य मजबूत हुआ होगा वो बच के आ गया होगा, कि क्यों? उसका मनोबल मजबूत था, उसने माना ही नहीं मुझे कोरोना हुआ है, उसने फेस किया चीज़ों को, ठीक है? फिर उसके बाद ये हमारे नेत्रों को भी दर्शाता है, यानी अगर अगर आँख में कोई पीड़ा हो रही है, तो समझ लीजिए सूर्य पर कहीं मंगल की, कहीं राहु की, कहीं किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि जा रही है, जिसके कारण आँख आँख बन रही है, लोगों की आँख बनती है ना, जैसे किसी की आँख बनवाने का और सर्जरी हो रही है या चोट लग गई है कुछ, तो कहीं सूर्य के अंतर में कहीं राहु केतु इत्यादि मंगल इत्यादि का कुछ प्रभाव हो गया है, कुछ अंतरदशा प्रत्यंतर दशाओं में कुछ ऐसी दशा आ गई, तो जिसके कारण उसकी आँख पर चोट लग गई। उसके बाद आगे देखते हैं सिर को दर्शाता है, हमारे सिर के ऊपरी भाग को दर्शाता है, क्योंकि सूर्य ये जो काल पुरुष की कुंडली है, हमारे गुरुजन कहते हैं कि वो विष्णु भगवान की कुंडली है। और क्योंकि सबसे ऊपर भई सूर्य को स्थान दिया गया है, पहला ग्रह सूर्य से गिनते हैं, बहुत से लोग सोमवार से गिनते हैं, लेकिन पहला जो वार होता है ना वो रविवार होता है, ठीक है? सूर्यवार। जिसे हम सूर्यवार कह सकते हैं, फिर चंद्रवार, ठीक है? फिर इस प्रकार अच्छा जब कुंडली देखते हैं, तो सबसे पहले हमें कुंडली में सूर्य और चंद्र की स्थिति देखनी चाहिए। अगर सूर्य और चंद्र भी अच्छे बैठे हैं ना,
तो बहुत कुछ व्यक्ति की लाइफ में सही है। अब सूर्य चंद्र से हम माता पिता भी देखते हैं, क्योंकि सूर्य हमारे पिता है, माता हमारी चंद्रमा है, और माता पिता जब सही है तो बच्चे की आधी लाइफ तो सेट है ही। शादी के बाद क्या हो वो तो बात की बात है, लेकिन सूर्य अगर चंद्रमा सही है तो लॉन्ग लाइफ उसको माता पिता का आशीर्वाद, माता पिता का सहयोग, या बहुत सारी चीजें उसकी अपने आप ही ठीक रहेंगी। और माता पिता आपको पता ही है बच्चे के लिए बहुत कुछ होते हैं, ठीक है। तो ये सूर्य का प्रभाव हो गया, सिर हो गया, हड्डी हो गया, हमारे अस्थियों को दर्शाता है, हृदय को दर्शाता है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था अगर किसी को हृदय रोग क्यों हो रहा है, आजकल मीन में वो कुछ गोचर वोचर भी चल रहा था, और ऊपर से जो है क्या कहते हैं, सूर्य के ऊपर अगर राहु केतु शनि, स्पेशली शनि का प्रभाव में जब आता है ना व्यक्ति, तो क्या होता है, हार्ट का पेशेंट बन जाता है, क्योंकि उसे गुस्सा आने लगता है, उसे वो बिजी हो जाता है बहुत ज्यादा, वो अपने पे ध्यान नहीं दे पाता। कई बार क्या होता है, व्यक्ति शनि के प्रभाव में आने पर खुद ही अपना ट्रीटमेंट करने में लगा रहता है, वो सोचता है जरूरत क्या है जाने की, और इस प्रकार से वो बहुत सारी मतलब बीमारी का या कुछ गंभीर बीमारी का शिकार भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हमने सूर्य, ना केवल हमने सूर्य का कारकत्व बताया, हमने सूर्य के बारे में थोड़ा सा बता दिया। वैसे हर ग्रह का बहुत विस्तार है, उसके स्वभाव है, उसका जो है कहते हैं ना, उसकी प्रकृति के बारे में भी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। राशियों के भी तत्व हैं, उनके प्रभाव हैं, उनकी प्रकृति है बहुत, लेकिन हम स्टेप वाइज चल रहे हैं, और जो जरूरी चीजें हैं वो आपको साथ में बताते जा रहे हैं। आगे चलते हैं, तो हमने यहाँ देखा 1, 9 और 10वें का कारक है, यानी एक में हम क्या क्या देखते हैं, स्वयं को देखते हैं, जिसको हम पहले भाव में देखते हैं। तो जब वो ग्रह दशाएं चलेंगी सूर्य की, तो वो पहले भाव से संबंधित, नवम भाव से संबंधित, दशम भाव से संबंधित फल को प्रदान करेगा। अब जैसे दशम भाव हमारे कार्य क्षेत्र का है, हमारी प्रशासनिक स्तर का है, ठीक है। नवम भाव हमारे भाग्य का भी है, ठीक है, हमारे पिता का भी है, हमारे पूर्वजों का भी है, बहुत सारी चीज़ों को वो दर्शाएगा। तो वो भावों के बारे में तो हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। या हमें सिर्फ कारकत्व याद करना है कि सूर्य जो है प्रथम, नवम और दशम का कारक है, अर्थात जब उसकी दशाएं चलेंगी विष्णोत्तरी या उससे जो विष्णोत्तरी के अंदर जो दशाएं होती हैं प्रत्यंतर इत्यादि, तो वो प्रथम, नवम और दशम भाव से संबंधित फल को प्रदान करेगा, ठीक है। अब वो स्थिति कैसी बनती है कि शुभ ग्रहों से प्लैनेट युति होती है, तो हम उसको जो है कह देंगे कि अच्छा फल प्राप्त होगा। और कहीं कोई अगर कोई ग्रहण दोष इत्यादि कुंडली में बन रहा है, या कोई कुयोग कुंडली में बन रहा है, कोई शापित या प्रेत दोष बन रहा है, जैसे शनि 7 में बैठ गए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कई बार व्यक्ति बहुत सारी गंभीर परेशानियों से भी घिर जाता है और वो निकल नहीं पाता, अगर किसी बृहस्पति की दृष्टि ना जा रही हो, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना जा रही हो। अच्छा, बृहस्पति के अंदर एक चीज अच्छी बात है कि वो बैठ चाहे कहीं भी जाए, हो सकता है वो बृहस्पति के अंदर से बाहर बैठा हो, 6, 8, 12 में बैठा हो, तो लेकिन उसकी दृष्टि में बड़ा अमृत है, बड़ा आशीर्वादात्मक है। वो जहां भी बैठेगा और जहां दृष्टि डालेगा वहां के उस सामने वाले भाव को सही कर देगा। अभी इनकी दृष्टियां भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, जैसे कि बृहस्पति की जो दृष्टि है वो 5वीं, 9वीं और 7वीं दृष्टि तो है ही हर ग्रह की, ठीक है। तो उस प्रकार से हम उसको भी जानेंगे। अब हम आगे चलते हैं चंद्र पर। क्या हम इसको कंटिन्यू रखें? हेलो, क्योंकि 10 मिनट बाद हमारी कक्षा हाँ समाप्त हो जाएगी। जी जी यस यस कंटिन्यू। हाँ जी 1 मिनट रुकिएगा जरा। देखिए, हमारी कक्षा 10 मिनट बाद शुरू वो खत्म हो जाएगी, और जब भी आप कक्षा में आया करें, तो ये मेरा आप सबसे निवेदन है, और मैंने शुरू में भी बताया था कि आप, आज मैं कुंडली को देख रही थी, मेरे पास किसी का मैसेज आया अर्जेंट, और उन्होंने कहा कि मैम प्लीज देख दीजिए। तो वो काफी रिक्वेस्ट कर रहे थे काफी टाइम से, मेरे हस्बैंड की किसी परिचित की थी। तो आपको यकीन नहीं होगा कि जब पहले उन्होंने मुझे दिखाई थी, उसमें राहु की दशा चल रही थी, अभी कुछ दिन पहले ही दिखाई थी। और राहु की दशा में मैंने कहा भाई इन व्यक्ति को तो जबरदस्त डिप्रेशन में है, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, मतलब मैंने बताया डिप्रेशन है और ये है, और कुछ समय बाद टाइम सही आएगा, लेकिन 1 साल ये निकाल लेते अपना, किसी भी तरह निकाल लें। और ज्यादा अगर डिप्रेशन में गए तो बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि फिर पता नहीं उनके दिमाग में क्या हुआ, उन्होंने आज फिर कुंडली भेज दी।
और कहा देखिए। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने किया अच्छा दोबारा भेजी तो मतलब कोई विकट समस्या होगी। तो मैंने क्या करा, पहले ऋषि पाराशर का ध्यान किया, अपने देवताओं पितरों का ध्यान किया, थोड़ी देर सूर्य के प्रकाश में बैठी, थोड़ी देर अपने आप को मतलब वो कहते हैं ना आत्म शुद्धि का अनुभव किया। उसके बाद मैंने उसकी कुंडली देखी, आप यकीन नहीं करेंगे, सारे प्लैनेट चेंज दिखाई दे रहे थे मुझे। और उसमें बृहस्पति का अंतर आ गया। अब जहाँ बृहस्पति आ गए तो बढ़िया ही वारे नहीं आ रहे उसके। तो मतलब मैंने आपको कल भी उस दिन कक्षा में बताया था कि हमेशा सूर्य की उपस्थिति में देखें, हमेशा ध्यान करें, हमेशा मेडिटेशन करें जब भी चार्ट पढ़ें, और उसके बाद आप देखिए आपको अच्छा-अच्छा दिखेगा कुंडली। और आपको यकीन नहीं होगा, उसकी बृहस्पति की दशा है, यानी उसने पूछा ये कि मैं अपना मकान चेंज कर रहा हूँ, मैं जॉब चेंज कर रहा हूँ, मैं विदेश जा रहा हूँ, तो क्या मैं सफल हो पाऊँगा? अब भाई जब बृहस्पति की दशा आ गई, तो कहने ही क्या, उसको तो सब कुछ मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि बृहस्पति की दशा में ऐसा क्या है? चलिए मैंने स्क्रीन शेयर किया है, यहाँ पर मैं बता देती हूँ। जो बृहस्पति है, आप यहाँ देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं पहले 1 मिनट। क्योंकि जितनी बार हम देखेंगे हमें कुंडली का चार्ट अलग नजर आएगा, क्योंकि ईश्वर दिखाएगा, जो वही आपसे बुलवाएगा जो वो बुलवाना चाह रहा है, जो वो दिखाना चाह रहा है। इसलिए हमेशा हमें अपने आप को आत्म शुद्धि करके सूर्य के प्रकाश में ऋषि पाराशर से, अपने देवताओं से प्रार्थना करने के बाद ही हमें किसी का चार्ट खोलना चाहिए, क्योंकि किसी के प्रारब्ध में झांकना और उसको सही दिशा निर्देशित करना इतना आसान काम नहीं है। तो यहाँ देखिए आप, गुरु दूसरे का, 5वें का, 9वें का, 10वें का और 11वें का कारक है। यानी ईश्वर ने कितनी जगह का कारक बना दिया गुरु को। क्यों बनाया? क्योंकि दूसरा भाव धन का है, तो धन के बिना भी व्यक्ति लाइफ नहीं जी सकता। 5वां भाव विद्या और संतान का है, विद्या और संतान के बिना भी जीवन कुछ नहीं। 9वां भाव आप जानते ही हैं, पिता का है, भाग्य का है, भाई बिना भाग्य के व्यक्ति क्या जिएगा। 10वां भाव है वो उसके कार्य क्षेत्र को दर्शाता है, बिना जॉब के भी व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सकता। और जो 11वां भाव है वो लाभ का है, और लाभ भी जो है होना ज़रूरी है व्यक्ति को। तो कहने का मतलब कितनी जगह का कारकत्व जो है ईश्वर ने गुरु भगवान को प्रदान किया, और उसको 3 दृष्टियाँ प्रदान करी। सप्तम दृष्टि तो है ही सबकी, 5वीं और 9वीं दृष्टि भी प्रदान करी। ठीक है? तो अब आप, यानी कहने का मतलब है जब गुरु की दशा आएगी, तो गुरु जहाँ बैठे हैं उसका फल नहीं प्रदान करेंगे, वो तो एक अलग बात हो गई। गुरु जिन-जिन भावों के कारक हैं, यानी 5वें का भी फल प्रदान करेंगे उसको, दूसरे का भी, 5वें का भी, 9वें का भी, 10वें का भी, 11 यानी चहुँ ओर से उसकी सहायता मिल जाएगी। क्योंकि गुरु कुछ ना कुछ देता ज़रूर है, चाहे उसकी अशुभ दशा भी क्यों ना चल रही हो। और कुछ नहीं, वो उसका पहला गुण है ज्ञान देना। यानी वह व्यक्ति कुछ नई चीज़ें सीखेगा, कुछ नई लर्निंग करेगा, कुछ मतलब उसकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा, विद्या प्राप्त करेगा, विवाह भी हो सकता है, संतान की प्राप्ति भी हो सकती है, धन भी बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में भी उसे तबादला या क्या कहते हैं वो पदोन्नति मिलेगी, और इस प्रकार उसका भाग्य भी जागृत होगा। तो कितनी सारी चीज़ों का कारक जो है गुरु ग्रह को प्रदान कर दिया। तो मेरा ये कहना था कुल मिला के कि जब भी किसी का चार्ट देखा जाए, तो खुद को मेडिटेट करने के बाद ही देखा जाए। आप पता नहीं क्या कहेंगे, उस भाषा में क्या कहेंगे? मतलब कहने का ये है, ईश्वर से दिव्य दृष्टि प्राप्त माँगी जाए, और तब हम उसका कार्य क्षेत्र पर आगे कार्य करें। तो यहाँ पर हमने ये आपको समझा दिया, अब हम चंद्र की तरफ चलते हैं। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं, क्योंकि 1 मिनट बाद हमारी मीटिंग समाप्त हो जाएगी। क्या हम कंटिन्यू रखें? प्रणाम भैया, आज मेरी पहली जी। क्लास है। जी मैम। ये क्लास कितने बजे होती है? मैं ये मुंबई से 8:30 हूँ। बजे, जी, ये 8:30 बजे नित्य होती है क्लास। और हमारा प्रयास रहता है कि हम सप्ताह में 2 या 3 दिन एक योगा की क्लास चलाते हैं। योगा मतलब ध्यान और मेडिटेशन की, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अगर आपको ज्योतिषी बनना है तो ध्यान में उतरना पड़ेगा। क्योंकि हम इत कित कहाँ तक किताबें पढ़ेंगे? बहुत सारी किताबें, हम कितनी पढ़ेंगे? हम तो मूल चीज़ें आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आपको आपको वास्तविक दृष्टि चाहिए, तो वो ध्यान में उतरने से मिलेगी। तो 3 दिन हमारी या 2 दिन हमारी मेडिटेशन की, योगी क्रियाएँ, कुछ शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि की कक्षा होती है। उसके अलावा हम बाकी की जो है मान लीजिए सप्ताह में 3 दिन या 4 दिन हमारी ज्योतिष की कक्षा होगी, और सिर्फ़ 35 मिनट की क्लास है। और जो बिल्कुल